अब बात करते हैं ईरान की। बहुत ही प्रिकेरियस डेलिकेट सिचुएशन हो गई हुई है। आपको पिछले दिनों का तो पता है कैसे इजराइल ने जब लेबनान बैरूत पे हमला किया, ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया, उसके बाद इजराइल ने उनको स्ट्राइक किया, फिर कुवैत को हिट किया ईरान ने, इन चीज़ों को, इनका हेलीकॉप्टर गिर गया, उस पर अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कल उसने बात की, उसने कहा कि जी अब जो बुली ऑफ मिडल ईस्ट है ये अब ख़त्म हो गया ईरान, और इन्होंने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया डील नेगोशिएट करने में, इनके लिए इनके हक में बेहतर था डील कर लेते, अब इनको इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके जवाब में ईरान की तरफ से बड़े सख्त बयान आता है। गालिबाफ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेसी की ज़बान इस्तेमाल में बड़ी अच्छी बोलते हैं, लेकिन दूसरी ज़बानें यानी कि ताकत की हम उससे ही बेहतर बोलते हैं। ये काफ़ी बातें चीज़ें चल रही थी। कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अब उसका स्टेटमेंट आया है। वो कहता है कि हमने कल इनको बड़ी बुरा तरीके से हमने भी हिट देम हार्ड यस्टरडे, हम उनको आज भी वी विल हिट देम हार्ड अगेन टुडे, कि हम दोबारा इन पे हमला करेंगे और फिर हम देखेंगे कि डील के साथ क्या होता है। फिर वो कहता है कि हम बड़ी करीब थे एक डील के, लेकिन ये मुझे बस लटकाई जा रहे हैं, ले जा रहे हैं आगे, और एंड दे कीप प्लेइंग अस फॉर सकर्स, यानी कि हमें कोई बेवकूफ़ समझते हैं। आज ही जेडी वैंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका ख्याल ये नहीं है कि ईरानी हमें सकस समझते हैं या वो प्रेसिडेंट को लटका रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ बड़े फैसले करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये आपको डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक और डायमेंशन ऐड हो गई है। तैयब एर्दोगान साहब जो सदर हैं तुर्की के, उन्होंने अपनी पार्लियामान में तकरीर करते हुए कहा कि जितनी बदमाशी इजराइल ने शुरू कर दी है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया और पूरी इंसानियत इजराइल को रोके। हमें रोकना होगा इसको, और इसको धकेलना होगा दोबारा इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-अक़वामी कानून के दायरे के अंदर रह के करे। ये उनका बयान आया तो फिर नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहता है कि ये जो डिक्टेटर हैं एर्दोगान साहब, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, कुर्स के और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, ये दुनिया का आखिरी आदमी है जो हमें लेक्चर दे रहे इसराइल को कि अखलाकियात क्या होती हैं। और अब सुनिए, ये फनी सब्जेक्ट है। वो कहते हैं रियासत इसराइल और हमारी फौज द मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड, इमेजिन करें, जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गज़ा के अंदर, जिसमें मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी, जिनकी वजह से 60 लाख लोग मिडल ईस्ट के अंदर 3 ममालिक में, गज़ा में, ईरान में और लेबनान में अपने घरों से दरबदर हुए हैं, जिन्होंने फॉस्फरस बॉम्ब्स और फेंका फॉस्फरस बच्चों के ऊपर, लोगों पे। ये आर्मी क्लेम कर रही है कि हम मॉरल आर्मी है, जिन्होंने 1 लाख टन से ज़्यादा एमिनेशन सिर्फ गज़ा की पट्टी पे, 25 मील 5.5 मील की पट्टी पे 1 लाख टन से ज़्यादा बारूद फेंका। ये आदमी कह रहा है मॉरल। लेकिन ये एक डिमेंशन एक नई ऐड हो गई है, और अब नज़र आ रहा है कि जो क्वाड है, जो पहले सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान और ये था जो ये, इसके अंदर अब शायद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। आपने नोट किया होगा कि अभी लेबनान के आर्मी चीफ आए हुए थे और वो भी स्ट्रेटेजिक ताउन की बात कर रहे थे। तो लग रहा है कि शायद इन बुरे हालात में से एक अच्छी बात यह भी निकला है कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस मुसलमान ममालिक का, जिसको बात हो रही थी मुसलमान नेटो, शायद वो भी सामने आ जाए। लेकिन इमीडिएट अब इम्पैक्ट क्या है? 2 ही रास्ते हैं। या डोनाल्ड ट्रंप एक नई डील बनाने के लिए एक आखिरी इस तरह के जुमले वो बोलते हैं। ये आपको याद होगा, इन्होंने जुमला बोला था, मैं पूरी तहजीब ख़त्म हो जाएगी आज रात को ईरान की और कल कोई नहीं बचेगा। फिर उसके बाद सीज फायर कर दिया। अभी तक ये तकरीबन 2 माह के अंदर 38 बार ये बयान दे चुके हैं कि ये डील 1 हफ्ता पर है या 2 हफ्ते, और ये भीख मांग रहे हैं एग्रीमेंट की। ईरानी कोई 10-12 बारी तो उन्होंने यही कहा कि वो भीख मांग रहे हैं एग्रीमेंट की, वो तो कहीं से भीख नहीं मांग रहे। दूसरी तरफ खतरा ये भी है कि क्या ईरान में भी एक बिलीफ बन गया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी कीमत पे जंग नहीं करना अफोर्ड करते। बहुत सदाकत है इसमें, बट क्या ईरान का ये एनालिसिस ओवर रीच तो नहीं कर रहा? डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, उनकी महंगाई 4.2 आज टच कर गई है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ऊंची है। उनकी पॉपुलैरिटी अपनी लोएस्ट पॉइंट पे पहुंची हुई है। मिड टर्म पोल्स उनके हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, वो अजीबोगरीब तरीके से वो आदमी बात सोचता है, सो उसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते। आई थिंक अगले 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज कतर का डेलीगेशन भी ईरान पहुंचा हुआ है, वो भी बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी उनसे बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग टू समबडी। ये एक सिचुएशन है। लेकिन जो लेटेस्ट उनका है कि आई विल हिट हार्ड, एक खबर चली अमेरिका में जरीदे में
कि डोनाल्ड ट्रंप तो जब हेलीकॉप्टर गिरा तो उसके बाद हमला करने के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं पायलट्स ठीक हैं, चलो खैर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीट हेग्सेट जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, बड़े बदबूदार किस्म के वो ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं, वो और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, उन दोनों ने इसरार किया कि हमारा हेलीकॉप्टर गिरा, हमें जवाब देना होगा। सो ये हेलीकॉप्टर का जवाब भी एक रिलक्टेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया। लेकिन अब जो ये ट्वीट आया है, ये ट्वीट जाहिर करता है कि शायद डोमेस्टिक प्रेशर में वो एक मजबूत आदमी नजर आना चाहते हैं। बहुत प्रिकेरियस है। ईरान ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन ईरान ने भी तासुर ये दिया है कि हमने जान के हेलीकॉप्टर नहीं गिराया, लेकिन इस किस्म के हालात में ऐसे हादसा हो जाते हैं। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्टेप बैक। लेकिन इस लेटेस्ट ट्वीट के बाद पर एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि एक हद से ज़्यादा आप डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं ले सकते। वो एक ही जुमले में दो बातें करते हैं। बट आई थिंक अगले 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो हो गई ईरान की बात। अब अगले 48 घंटे पे आ जाए, बिकॉज फ्राइडे को हमारा बजट आ रहा है और जो हम बातें सुन रहे हैं वो तो कमाल बातें, बिकॉज गवर्नमेंट मैक्रो स्टेबिलिटी का अलाप लापे जा रही है। लेकिन आम आदमी, क्या नौकरियां बनेगी लोगों की? नजर नहीं आ रहा। क्या महंगाई में कमी होगी? नजर नहीं आ रहा। क्या मैशत आगे चलेगी? नहीं आ रहा। बल्कि आज बेस्ट पार्ट ये था कि कल खबर आई कि जी इस महीने 4 बिलियन से ज्यादा जो रेमिटेंसेस आई हैं, बाहर से लोग जो पैसे भेजते हैं पाकिस्तानी, वो आई हैं। और गवर्नमेंट के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दूसरे हैं, वो खुशी से फूले नहीं समाये जा रहे। देखें जी इतना आ गया, ये एडवांस लोगों का एतबार है यहाँ की स्टेबिलिटी में गवर्नमेंट की। ये बात नहीं है। लोग ज्यादा पैसे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो उनके खानदान वाले थे, उनका पहले जितने पैसों में खर्चा पूरा हो रहा था अब नहीं हो रहा। यहाँ महंगाई दुगनी हो गई हुई है। तो जो अगर पहले $1000 भेजता था अपना घर चलाने के लिए, वही आदमी अब 1200 भेज रहा है। और इसलिए भी आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं कि जिसको मौका मिल रहा है इस वक्त, वो बाहर भाग रहा है, बाहर जाके नौकरी कर रहा है, बाहर जाके रोजगार ढूंढ रहा है और फिर वहां से पैसे अपने घर वालों को भेज रहा है। ये पैसे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आ रहे, ये पैसे अपने लोग अपने घर खानदान चलाने के लिए कर रहे हैं। तो जहां ये बहुत अच्छी खबर है कि पैसे आ रहे हैं, खुदारा इसको कंफ्यूज इस बात से मत करें कि ये आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट में पैसे आ रहे हैं, आप पे बड़ा एतमाद है। ये मजबूरी है लोगों के। पहले यहाँ जो लाख रुपया उसके घर में कमाई होती थी, उसकी कुव्वत खरीद अगर 80,000 थी, आज उसकी कुव्वत खरीद 40,000 हो गई है। तो उसका भाई, चचा, मामू जो बैठा हुआ है, ही हैज टू सेंड मोर मनी। तो रेमिटेंसेस आना ये बताता है कि यहाँ लोगों के हालात और ख़राब हो रहे हैं और उसके बाहर वाले को ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं। ये सीन है। बट एनीवे, इकॉनमी पे पहले प्रोग्राम में बात करते हैं, ओवरऑल चीज़ें बात करें।